Nadra Shabir from Eastern Department from JIS University Faisalabad, and thanks Dr. Mohammad Akram, Associate Professor of Eastern Department for organizing this webinar. आज हम लोग बात करेंगे एम्बोलिज्म के बारे में। ठीक है, इसमें क्या है कि ओक्लूजन हो जाती है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। ठीक है, कोई भी मैस जो है ट्रांसपोर्टेड हो जाता है। ठीक है, उस थ्रू दी ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एम्बोलिज्म। अब एम्बोलस क्या होता है? एम्बोलस एक डिटैच इंट्रावेस्कुलर सॉलिड लिक्विड और गैशियस मैस होता है। ठीक है, 90% एम्बोलस जो है वो अराइज होता है डिसलॉगमेंट ऑफ थ्रोम्बी हो जाती है। ठीक है, जिसको हम लोग थ्रोम्बो एम्बोलाई भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन की एम्बोलस की बात करें अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो अगर सॉलिड है तो इसमें जो है वो फ्रेगमेंट्स ऑफ ट्यूमर होते हैं, डिटैच थ्रोम्बाई होता है, फॉरेन बॉडी होती है, बिट्स होते हैं बोन मैरो के, एथ्रोमेनस डेब्रिस होता है और पैरासाइट्स होते हैं। लिक्विड की बात की जाए तो इसमें एमनियोटिक फ्लूइड होगा, फैट ड्रॉपलेट्स होंगे, गैस अगर होगी तो एयर जो है वो सिरिंज में होगी। ठीक है, ड्यूरिंग दी आईवी इंजेक्शन या नाइट्रोजन बबल्स होंगे। अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एम्बोली की बात करें तो इसमें अकॉर्डिंग टू लोकेशन है उसकी और उसके टाइप्स के मुताबिक क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाता है, पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाता है, सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म आ जाता है, फैट एम्बोलिज्म आ जाता है, एयर एम्बोलिज्म आ जाता है और एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म आ जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बारे में। ठीक है, वही सेम के क्लियन हो जाती है कुछ पार्ट्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक, और उसके बाद इसमें जो है वो इसके सोर्सेज की बात करें तो मोर देन 95% ऑफ केसेस जो है थ्रोम्बो एम्बोलाई ओरिजिनेट करता है डीप लेग वेन से। ठीक है, नी के लेवल से अबव। ठीक है, उसके बाद इसमें जो है क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स की बात करें तो जो साइज़ एम्बोलस का, ठीक है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इसमें मैसिव एम्बोलाई आ जाता है, लार्ज एम्बोलाई जो है वो लॉक्ड हो जाता है। ठीक है, इसके राइट वेंट्रिकल के ट्रैक में। ठीक है, या मेन पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, वहाँ पे जाके वो सर्कुलेटरी ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है जिसकी वजह से सडन डेथ हो जाती है। इस टाइप के एम्बोलस को हम लोग सैडल एम्बोलस कहते हैं। मीडियम साइज एम्बोला में आ जाता है कि एम्बोलिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है मीडियम साइज आर्टरीज की, जिसके रिजल्ट में पल्मोनरी हैमरेज हो जाता है, लेकिन यूजली ये कॉज नहीं करता पल्मोनरी इन्फॉक्शन, क्योंकि जो ब्लड फ्लो है उस एरिया में। ठीक है, जो है ब्रोंकियल आर्टरी जो है आर्टरीज से है। ठीक है, उसके बाद इसमें पल्मोनरी इन्फॉक्शन जो है वो तब होगा अगर तो ब्रोंकियल सर्कुलेशन जो ऑलरेडी डिस्टर्ब है। ठीक है, इस टाइप के पेशेंट में जो है वो क्रोनिक लेफ्ट जो हार्ट फेलियर है उसके भी जो है वो चांसेस हो सकते हैं। स्मॉल एम्बोलाई की बात करें तो स्मॉल एम्बोलाई लॉन्च हो जाता है माइनर ब्रांचेस में पल्मोनरी आर्टरीज की। ठीक है, इसमें कोई इमीडिएट इसका इफेक्ट नहीं होता। अगर न्यूमरस स्मॉल एम्बोलाई जो है वो हो जाए लॉन्ग पीरियड के लिए तो फिर पल्मोनरी माइक्रो सर्कुलेशन जो है वो डैमेज हो जाती है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है। इसकी कॉम्प्लिकेशन में देखें तो इसमें सडन डेथ आ जाता है, पल्मोनरी हेमरेज आ जाता है, पल्मोनरी इन्फॉक्शन आ जाता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन आ जाता है। उसके बाद इसमें आ जाता है सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। ठीक है, क्लियर हो जाती है सिस्टेमिक आर्टरीज में। ठीक है, डिटैच थ्रोम्बस की वजह से जो कि ओरिजिनेट होता है लेफ्ट साइड हार्ट की लेफ्ट साइड में, यहाँ एक और लार्ज आर्टरी, इसको हम लोग कहते हैं सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इसके सोर्सेज में यह है कि वो वाले पेशेंट जिनको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। ठीक है, उसके बाद इसमें वो पेशेंट जिनमें माइकार्डियल इन्फॉक्शन है, मेट्रल स्टेनोसिस है या एओर्टिक और वेंट्रिकुलर एन्यूरिज्म्स हैं। ठीक है, तो वो इसकी जो है वो सोर्स बन सकता है। इफेक्ट्स की बात करें क्लिनिकल इफेक्ट्स जो सिस्टेमिक थ्रोम्बोएम्बोलिज्म वो डिपेंड करते हैं कि साइज़ क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड वेसल्स का अवेलेबिलिटी क्या है, कोलेटरल सर्कुलेशन की और सस्पेक्टेबिलिटी क्या है टिश्यू की। इन्फॉक्शन जो है वो इसमें कॉमन है जब एम्बुलाई जो है वो लॉस्ट होता है आर्टरीज में, ब्रेन, हार्ट और किडनीज की और स्प्लीन में। तो ये एक कॉमन इन्फॉक्शन है कि वो जो है वो एम्बुलाई डिस्ब्लॉक हो जाता है या तो ब्रेन में या हार्ट में या किडनी में या स्प्लीन में, क्योंकि अयोटा की एनाटमी की वजह से। ठीक है, उसके अलावा कार्डियक एम्बुलाई जो है वो जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पास होता है लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, 75% होता है और ब्रेन में जो है वो 10% होता है। इन्फॉक्शन जो है इंटेस्टाइन में या लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में वो तब होगा जब लार्ज आर्टरीज जो है वो क्लोटेड हो जाती हैं, या जब कोलेट्रल सर्कुलेशन हो जाती है इन टिश्यूज़ में जो है वो इन टिश्यूज़ में जब जो है वो कोलेट्रल सर्कुलेशन इन टिश्यूज़ में जब कंप्रोमाइज़ हो जाती है तो तब जो है ये प्रॉब्लम भी होती है। उसके बाद इसमें आ जाता है पैराडॉक्सिकल एम्बुलाई, वो एम्बुलाई जो एंटर हो जाता है हमारे राइट साइड के हार्ट में, वो पास थ्रू होता है थ्रू द इंटर एट्रियल या इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट से। ठीक है, तो वहाँ पे जाके वो जो है
प्रॉब्लम काज कर सकता है। उसके बाद इसमें आ जाता है फैट एम्बोलिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फैट जो है, ग्लोब्यूल्स जो है वो अपीयर होते हैं। ठीक है, सर्कुलेशन ऑब्स्ट्रक्शन कर देते हैं। ठीक है, इसकी कॉजेज में जो फ्रैक्चर आ जाता है शाफ्ट लॉन्ग बोन्स का, सर्जिकल फिक्सेशन आ जाती है, फ्रैक्चर्स ऑफ रिब्स आ जाता है, ट्रॉमा आ जाता है, सेरिब्रल फैट आता है, आ जाता है, फैट ऑयल्स आ सकते हैं। ठीक है, जो कि थेरेपेटिक पर्पस के लिए जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म की बात करें तो ये एक मेजर कॉज है मटरनल मोर्टेलिटी की ड्यूरिंग द लेबर। ये अचानक इसमें जो है वो सडन डिस्निया होना शुरू हो जाता है, साइनोसिस हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, हेमरेज हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकते हैं और बंदा जो है वो कोमे में जा सकता है। अमनियोटिक फ्लूइड में जो है वो कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि पल्मोनरी कंस्ट्रिक्शन कॉज कर देते हैं। ठीक है, थ्रोम्बोजेनिक फैक्टर्स होते हैं वो इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कॉज कर देते हैं। अमनियोटिक फ्लूइड जो है वो हमारे मटेरियल सर्कुलेशन में चला जाता है एंडोसर्वाइकल वेन्स की थ्रू। ठीक है, और इसमें जाके वो जो है वो प्रॉब्लम काज कर देता है। अगर हम लोग एयर और गैस एम्बोलिज्म की बात करें तो एयर एम्बोलिज्म तब होगा जब एयर जो है वो ड्रॉन होगी या ठीक है, और ये जो एयर बबल्स हैं ये एक्ट करेंगे एज अ फिजिकल मैसेज और ये इंक्लूड हो जाते हैं मेजर वेसल में, मोस्टली जो है वो लंग्स या ब्रेन में। कॉजेज की बात करें तो ड्यूरिंग डिलीवरी या अबॉर्शन जो है वो एयर जो है वो मतलब पास होकर रप्चर कर देते हैं यूट्राइन वेनस साइनसिस को। ठीक है, और निमोथेरेक्स में जब लार्ज आर्टरी या वेन जो है वो रप्चर हो जाती है एक्सीडेंटली तब, या इंजरी हो जाए अगर लंग की या चेस्ट वॉल की। ठीक है, तो ये क्या कर देती है, ओपन कर देती है वेन्स को और एयर जो है वो एंटर हो जाती है ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। तो फिर जो है ये प्रॉब्लम एयर एम्बोलिज्म हो सकता है या गैस एम्बोलिज्म हो सकता है। हीमोडायलिसिस के ड्यूरिंग जो है वो हीमोडायलिसिस तब भी हो सकता है अगर तो इनसफ्लेशन हो गई है यूट्राइन ट्यूब्स की, या जो है आर्टिफिशियल निमोपेरिटोनियम के प्रोसीजर के दौरान भी जो है ये मसला हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम लोग इसमें जो है वो इन्फॉक्शन की बात करें तो एक इन्फॉक्ट जो है वो एक ऐसा एरिया है स्कैमिक नेक्रोसिस का। ठीक है, जो कि क्लियर हो जाए अगर किसी पार्ट में आर्टरियल सप्लाई जो है या वेनस ड्रेनेज वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, इनमें क्लियर हो जाए तो तब जो है इन्फॉक्शन हो सकता है। टिश्यू इन्फॉक्शन कॉमन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉज है ये क्लिनिकल इलनेस की। माइकोडियल और सेरेब्रल इन्फॉक्शन जो है ये कॉज है। हाँ, ये जितनी भी मोस्टली जो है हाफ ऑफ द डेथ्स जो है इनकी मेन कॉज जो है वो यही है, माइकोडियल और सेरेब्रल इन्फॉक्शन। इस्केमिक नेक्रोसिस हो जाता है, गैंग्रीन है, ये इसकी मेजर प्रॉब्लम है, सीरियस प्रॉब्लम है डायबिटिक पॉपुलेशंस में, डायबिटिक पेशेंट्स में। इसके कॉजेज़ की बात करें तो थ्रोम्बे और एम्बोलाई आ जाता है 99% केसेस में, लोकल स्पाम हो जाता है, आर्टरीज का एक्सटेंसिव कंप्रेशन हो जाती है, वेजल्स की ट्रोमेटिक रप्चर हो जाता है। आर्टरी का टाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू कलर जो है इसका वाइट और पेल इन्फाक्ट होता है, रेड हेमरेज इन्फाक्ट होता है। अकॉर्डिंग टू कंटेमिनेशन बात करें तो सेप्टिक इन्फाक्ट आ जाता है और ब्लैंड या एसेप्टिक इन्फाक्ट आ जाता है। वाइट और पेल इन्फाक्ट की बात करें तो इस टाइप का इन्फाक्ट जो है वो सॉलिड ऑर्गन जैसे कि हार्ट, स्प्लीन, किडनीज में हो जाता है। ठीक है, आर्टरियल क्लियन हो सकती है। अगर हम लोग रीज़न बात करें कलर की, उसके पैलर की, तो जैसे कि क्लून होगी तो ब्लड जो है वो पेरिफेरल वेसल्स जो है वो स्टार्ट होता है फ्लो करता है। ठीक है, इसमें मतलब थ्रू द इंजरी तो फिर क्या होता है को प्रोड्यूस कर देता है इनिशियल हेमरेज। ठीक है, अगर तो टिश्यू जो है वो सॉलिड होगा उसकी सॉलिडिटी जो है वो लिमिट्स करेगी उसकी जो है वो अमाउंट को। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा कि नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, रेड और हेमरेजिक इन्फाक्ट की बात करें तो ये जो है मोस्टली लूज टिश्यू जैसा कि लंग्स, ठीक है, ये अलाउ करते हैं ब्लड को कोलेक्ट हो जाता है इन्फाक्टेड जोन में। उसके अलावा वेनस ऑक्लूजन के बारे में, या वो टिश्यूज जिनमें डबल सर्कुलेशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि लंग और स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें ब्लड फ्लो जो है वो कॉन्टिन्यूस होता है इन्फाक्टेड एरिया में अनअब्स्ट्रक्टेड वेसल्स की तरफ से। प्रीवियस आर्टिकल क्लूएन में तो नेक्रोसिस जो है वो फ़ौरन स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद अगर हम लोग इसका रेट की बात करें तो स्लोली डेवलपिंग लेस लाइकली मतलब कॉज करती हैं इन्फॉक्शन, क्योंकि ये प्रोवाइड करती हैं टाइम अल्टरनेटिव पाथवे के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, या कोलेटरल सर्कुलेशन के लिए। अगर एक कोरोनरी आर्टरी ओक्लूडेड है, वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ओक्लूडेड हो रही है तो वो फ्लो करेगी विद इन कोलेटरल सर्कुलेशन में, जिसकी वजह से उसकी जो है वो इन्फॉक्शन की प्रिवेंट करने की जो सफिशेंटली है, जो उसकी सफिशेंसी है वो जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद इसमें जो है वो ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ ब्लड आ जाता है, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का जो ब्लड में जो है वो इसका पार्शियल प्रेशर है जो ऑक्सीजन का, ठीक है, वो डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इवन के जो पार्शियल फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है स्मॉल वेसल्स की, उसमें जो है वो एक उसकी वजह से जो है अगर तो साइनोटिक पेशेंट वगैरह है तो उसमें जो है वो टिश्यू का जो है वो इन्फॉक्शन भी जो है वो स्टार्ट हो सकता है। ओके सर, थैंक यू।